नमस्कार, स्वागत है आपका औशर की व्याख्यान श्रृंखला में। और आज का मेरा विषय है कि बिहार, पूर्वांचल, आज का झारखंड, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड, कुछ उड़ीसा के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में विकास क्यों नहीं हो पाया? क्यों इन क्षेत्रों के लोगों को आज भी अपने अपने प्रदेश को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के बाहर जाना पड़ता है कुछ अर्जित करने के लिए? और आप हैरान होंगे कि इस बात के तार जुड़े हुए हैं 1857 के साथ। जी हां, हैरान हुए ना? 1857 के साथ। क्यों? मत भूलिए कि अंग्रेजों ने पूर्बिया इस शब्द को एक गाली बना दिया था। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में जिन लोगों ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ झंडा उठाया था, वो पूर्वांचल, बिहार, इन इलाकों में रहने वाले सैनिक थे, इन गांवों के निवासी थे, तो जो पूर्वीय कहलाते थे। पेशावर तक में जो 10 जून को विद्रोह होता है, जो सेना वहां जिनको ये फांसी के तख्तों पे चढ़ाते हैं, सारे पूर्वीय थे। अजनाला के गांव की कहानी आपने, अजनाला की जो कुआं है उसकी कहानी अभी सुनी होगी, जहां पे कितने सौयों लोगों के अस्थियां जो है वो मिली और उनका डीएनए तक हुआ पूर्वियों की। क्योंकि वो पूर्वी जो इनकी अंग्रेजों की सेना में थे, वो पलटन वहां से विद्रोह करके दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी, अजनाला की तरफ से, इनका साथ देने के लिए। और जो लोगों ने, केवल पूर्वीय सैनिकों ही नहीं, इन क्षेत्रों के लोगों ने, आप देखिए आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, आरा, बिहार के वो इलाके, और उड़ीसा तक जाते जाते जहां सुरेंद्र नायक उड़ीसा की जनजातियों, जिनको हम जनजातीय कहते हैं, मैं तो नहीं कहूंगा ये शब्द, हमारे जो जनजातीय इलाकों के भाई हैं, बिहार के अंदर मुंडा, संथल, इन लोगों ने जो अंग्रेजों को सबक सिखाया था इन इलाकों के अंदर, तो अंग्रेज कभी इस चीज को सह नहीं पाए। बुंदेलखंड में झांसी की रानी के साथ उसकी स्त्री सेना और सारे सैनिक, और मजे की बात कि इसमें सारी जातियों के लोग शामिल थे। कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई क्षत्रिय नहीं था, कोई किसी और जाति का नहीं था। उस समय सब एक होकर के, भारतीय होकर के फिरंगी के खिलाफ लड़े थे। उस फिरंगी के खिलाफ जो भारत का सत्यानाश कर रहा था, जो भारत को लूट रहा था। और इसलिए 1857 की आग को दबाने के बाद में अंग्रेजों ने जिस तरीके से इन इलाकों पे हुकूमत की, आप हैरान होंगे कि 1857 के जो क्रांतिकारी थे, उनमें से लाखों क्रांतिकारियों को बेड़ियां और हथकड़ियां पहना करके जहाजों के ऊपर चढ़ा करके बंधुआ मजदूर बना के भेज दिया गया। मॉरिशस में, ट्रिनिडाद में, सूरीनाम में, मोरक्को में, सिंगापुर में। अकेले ट्रिनिडाद ने कहा था हमें 50,000 भेज दो, और उसके बाद में इन्हीं इलाकों से ऐसी गरीबी फैलाई गई यहां पे कि यहां का किसान जो था उसे मजबूर कर दिया जाए कि वो नौकरी के लिए इन प्रदेशों को छोड़ करके बाहर जाए। नील की खेती वहां कराई गई कि अपनी धान मत उगाओ, गेहूं मत उगाओ, तुम्हें नील की खेती करनी होगी। जूट की खेती, पटसन की खेती तुम्हें वो करनी होगी। अफीम की खेती तुम्हें वो करनी होगी जिससे कि अंग्रेजों का, इनके व्यापारियों का
माल बढ़ सके, इनका पेट बढ़ सके, और गरीब किसान चाहे वो मरता रहे चाहे कुछ करता रहे। और यही कारण है कि आज जो हमें प्रवासी भारतीय दिखाई देते हैं फिजी में, कैरेबियन के देशों में, अफ्रीका के कई देशों में, ये प्रो प्रवासी भारतीय हैं जिन्हें धोखा दे दे करके बाद में, पहले तो मैंने बताया कि इनको बंधुआ मजदूर और उस तरीके से भेजा गया, और बाद में इनको अरकतियों के थ्रू वो दिखा करके कि उन्हें गिरमिटिया मजदूर बना करके ले जा रहे हैं, तरह तरीके के बहाने दे करके इनको वहाँ ले जा करके उन क्षेत्रों में बसाया गया। और आज भी इन इलाकों का जो व्यक्ति है, ये दुर्भाग्य की बात है कि देश के इतने साल आज़ादी होने के बाद में अब कुछ विकास की किरणें इन इलाकों में दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने यहां पे सामंतशाही को जो है काफी जोर दिया और अपने जमींदार बनाए। जो इनके पिट्ठू थे उनको जमींदारियां दे दी, उनको ताल्लुकदार बना दिया, और पुलिस और इन पिट्ठुओं के द्वारा जो है गांव की जनता पे हुकूमत शुरू की। मत भूलिए कि चौरी चौरा क्यों होता है। कोई लोग पागल नहीं थे हिंसा के जो जाकर के पुलिस वालों को मार दिया। इसलिए मारा कि ये पुलिस वाले और जमींदार मिलके उनका लगातार शोषण करते थे। मत भूलिए कि नील विद्रोह क्यों होता है 1857 के बाद में तुरंत, कि उनसे जबरदस्ती फिर नील की खेती कराई जाती थी। क्योंकि नील का, आप समझिए, आप पूछेंगे ये नील की ऐसी क्या महत्ता थी। नील के ऊपर पूरी दुनिया में अंग्रेजों का एक अधिकार था कि नील यहां पे उगता था, नील की खेती होती थी जिससे नीला रंग बनता था, जिसकी डाई बना के ये विदेशों में बेचते थे। वो तो जर्मन वैज्ञानिकों ने जाके जब 1898 के करीब जाकर के वो आर्टिफिशियल नीला रंग बना लिया, तब इनका एकाधिकार अंग्रेजों का खत्म हुआ नील के व्यापार के ऊपर। तो अपने इन स्वार्थों के लिए लगातार इन इलाकों की जनता को पीसा गया, वो जमींदार, वो सामंत। और यहां मत भूलिए एक बात को आप, कि जब जनता मिलकर के लड़ी थी 1857 के अंदर, तो उससे भी अंग्रेज घबरा गया था। 1861 के अंदर जब इन्होंने जनगणना की, तो उस जनगणना के अंदर जो भारत के परंपरागत समुदाय थे, जो कभी नीची जाति नहीं थे, उन परंपरागत समुदायों को इन्होंने नीची जाति में बदल दिया। इनका रिकॉर्ड उठा के देखिए। मैं तो इस शब्द के बहुत खिलाफ हूं, नीची जाति के। ये नीची जाति शब्द किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। इनका रिकॉर्ड उठा के देखिए। जब मैं देखता हूं 10 साल की बच्ची को गिरफ्तार किया, उसके आगे लिखा है हैबिचुअल ऑफेंडर, कि ये तो हमेशा अपराध करने वाली है। और उस बच्ची का अपराध क्या है? अकाल के दिनों में उसने एक मुट्ठी अनाज जो है आड़ती की दुकान से चोरी कर लिया है, और उसके आगे लिखते हैं उसके लो कास्ट, नीची जाति। जाति का भेदभाव फैलाया इन इलाकों के अंदर। और बड़े बड़े जो इनके पिट्ठू जमींदार थे, उनको इन्होंने न्यायिक अधिकार भी दे दिया 1857 के बाद, कि वो लगान तो लेंगे ही लेंगे किसान से। अब उन्हें न्यायिक अधिकार भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का, थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट का, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के अधिकार दे दिए कि वो जिसको मर्जी चाहे जो सजा दे दे। पुलिस इनकी, जमींदार इनके, वो सब इनके। नतीजा ये हुआ कि इन इलाकों में विकास की प्रक्रिया को पूरे तरीके से रोक दिया गया, कि ये सजा हम दे रहे हैं पूर्वांचल, बिहार, बुंदेलखंड और इन इलाके के लोगों को, कि इन्होंने जरूरत कैसे की थी अंग्रेजों के खिलाफ अपना सिर उठाने की। और यही नहीं, आप हैरान होंगे एक बात सुनकर के, कि इसके बाद जो कुछ विकास इन्होंने इधर कानपुर या इलाहाबाद या इन इलाकों में करने का वो किया, तो इन लोगों ने, क्योंकि इनका एक उद्देश्य धर्म परिवर्तन था, तो इन लोगों ने जानबूझ करके गंगा जैसी पवित्र नदियों के अंदर नालों के मुंह खोल दिए। मत भूलिए कि एक जमाने में स्टीमर जो है, वो जहाज जो है, वो इलाहाबाद तक आता था। उन नदियों को पवित्र करने की इन्होंने कोशिश की, हर धार्मिक स्थल को पवित्र करने की कोशिश की। और यहां एक बात और बहुत ध्यान में रखिएगा कि
विद्रोह का नेतृत्व इन प्रदेशों ने क्यों किया 1857 में? ये जो प्रदेश हैं, बनारस, पूर्वांचल, मगध, ये भारत के वो सांस्कृतिक केंद्र थे जिनके अंदर भारतीय की संस्कृति की जड़ें मौजूद थी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा था। और अंग्रेज ये जानते थे कि जब तक वो भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपराओं को खत्म नहीं करेंगे, तब तक अपना वो वर्चस्व भारत में नहीं बना पाएंगे। अफसोस ये है कि आजादी के बाद में भी, जहां आजादी से पहले अंग्रेज की नीति थी फूट डालो और राज करो, आजादी के बाद भी एक नीति अपनाई गई, राज करो और फूट डालो। जो सामंतवाद था इन इलाकों का, उसको समाप्त करने की कोशिश नहीं की गई, जाति प्रथा को खत्म करने की कोशिश नहीं की गई। हर राजनीतिक ये बोलता रहा कि जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए, लेकिन जाति को और मजबूत संगठन के रूप में वोट बैंक बना करके इन्होंने वो किया। और दूसरी बात, ये जो सामंतवादी राजनीतिक दल वहां पे आए, ये तो चाहते ही नहीं थी कि विकास हो। ये तो चाहते थे कि यहां की जनता गरीब रहे, अनपढ़ रहे और हम इन पे राज करते रहे। और ये मानसिकता आप आज भी देख रहे हैं, कितने राजनीतिक दलों के अंदर ये मानसिकता मौजूद है। भ्रष्ट रहो, अपने परिवार को आगे बढ़ाओ, अपने परिवार को राजनीतिक सत्ता दो। एक ही परिवार में एमपी होगा, उसी परिवार का एमएलए होगा, उसी परिवार का चेयरमैन होगा, उसी परिवार का म्युनिसिपल बोर्ड होगा। ये प्रजातंत्र है। इन्होंने प्रजातंत्र नहीं, प्रजातंत्र की नाम के ऊपर सामंतंत्र को यहां पे मजबूत किया। यही वो इलाके हैं पूर्वांचल, बिहार और इन इलाकों के, जिनमें सबसे ज्यादा बूथ कैप्चरिंग होती थी, जिनको ये लोग गरीब जाति और वो बोलते थे, उनको वोट नहीं डालने दी जाती थी। क्या केंद्र में बैठी हुई सरकारों को यह मालूम नहीं था कि चुनाव वहां पे कैसे होते हैं, कैसे नकली वोट पड़ते हैं, कैसे बूथ कैप्चर होते हैं? क्या कदम उठाए गए उसके लिए? क्योंकि हमारे राज करने वाले भी जो थे, वो वहां के हैरो और कैम्ब्रिज के पढ़े हुए थे, अंग्रेजी तौर तरीकों के पढ़े हुए थे। भाई वो तो अंग्रेजी तौर तरीकों के मालिक थे, वो हिंदुस्तानी दृष्टि से क्यों देखते इन चीजों को? लेकिन आज खुशी ये है कि जहां इन क्षेत्रों में एक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उससे उस खुशी को इन दलों से सहा नहीं गया। और आज फिर एक बार देश को बांटने के लिए, अपनी वही पारिवारिक सामंतवाद को स्थापित करने के लिए, परिवार के लिए राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए, देश के युवा को भड़काना, उसके नाम पे राजनीति करना, ये फिर इन्होंने एक वो तरीका निकाला है। मैं अभी कल ही देख रहा था कि किस तरीके से बिहार के अंदर अग्निपथ को लेकर के प्रचार हो रहा था। और जो अपने आप को छात्र संगठन क्रांतिकारी वहां कहता है, उसका तो पहला वो है कि भारत में अराजकता फैलानी है, भारत में सर्वहारा की डिक्टेटरशिप स्थापित करनी है। और आर्मी में जाने की बात तो छोड़िए, एक आदमी उसका आर्मी वाले को देखता तक नहीं है, आर्मी वाले को गाली निकालता है, और यहां सेना को लेकर के आंदोलन करा रहा है कि युवा से धोखा किया जा रहा है। साथियों, इन ऐतिहासिक कारणों को समझिए जिनकी वजह से इन क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ। और आज जब इन क्षेत्रों को महत्ता मिल रही है, ये विकास की ओर अग्रसर है, तो एक बार फिर से ऐसी ताकतें उभर के आ रही हैं जो इनको वापस उस गर्त में डाल दें, जिस गर्त में इनको लोगों को रखते हुए इन राजनीतिक दलों को अपनी सत्ता भोगने का जो लालच था वो फिर से मिल जाए। तो समझिए कि ये क्षेत्र क्यों अविकसित रहे। अब इनका विकास हो रहा है, उस विकास का वहाँ पे लोगों को क्या फ़ायदा होगा उसको देखिए, और ऐतिहासिक कारणों को कभी मत भूलिए, और उस इतिहास को दोबारा मत दोहराने दीजिए इन क्षेत्रों के अंदर। पूर्वांचल, बिहार, बुंदेलखंड,
झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इलाके कि एक बार फिर से वहाँ पे वो लोग काबिज हो जाएं जो अंग्रेज़ों के पिट्ठू रहे या जो आज भी विदेशी की तरफ ज़्यादा देखते हैं बजाय अपने देश के विकास की तरफ देखने के लिए। धन्यवाद।